हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर हमारा क्लास 11 की फिज़िक्स का है और ये नीट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल या ये जो चैप्टर है ना थोड़ा स्कोरिंग चैप्टर है और इसके जो फॉर्मूलेज है ना वो आपसे फॉर्मूलेज पूछ लेता है। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूलेज भी पूछता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाता क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी आती है। सो इसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। और जितने भी लॉज वगैरह है, या आजकल से नीट का पेपर थोड़ा स्टेटमेंट वाइज हो गया ना, तो ये लॉज वगैरह स्टेटमेंट में आ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इसमें तो आते ही आते हैं। और अब से मैं कुछ चीज़ें ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि एग्जामिनर कोशिश कर रहा है कि फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर्स है ना, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि वो 30 चैप्टर्स को टच करे कैसे भी करके। हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन वो डालना चाहता है, बल्कि 45 भी क्या 50 क्वेश्चन है। ठीक, तो वो कोशिश करता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ। ठीक, बॉयल्स लॉ आपने थोड़ी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है। सबसे पहली बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ पे प्रेशर होगा, प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे वॉल्यूम है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब जैसे P नीचे है और V इधर है, तो P भी इधर कर देंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, K होता है कांस्टेंट। ओके, तो देखो एग्जाम में आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सिग्निफाइज बॉयल्स लॉ, तो ये भी लिख सकता है वो वहाँ पे, क्योंकि ये भी ठीक दे रखा है और ये भी ठीक दे रखा है, तो ये दोनों आपको समझने चाहिए। ओके, तो बॉयल्स लॉ को पता है मेन फॉर्मूला क्या बनता है? अगर मान लो आपको दो गैसेस दे दी, ठीक है, पहले का प्रेशर आपको P1 दे दिया, पहले का वॉल्यूम आपको V1 दे दिया, दूसरे का प्रेशर आपको P2 दे दिया और दूसरे का वॉल्यूम आपको V2 दे दिया। मतलब दूसरे का वॉल्यूम आपको निकालना है V2। ठीक है, तो और वो कह देगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आपको समझ आ रहा है कि बॉयल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? P1V1 इक्वल्स टू P2V2। ओके, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो आप ये भी याद करोगे, ये भी याद करोगे, ये भी याद करोगे। हालांकि तीनों इंटरलिंक्ड है, लेकिन तब भी आपको समझ आना चाहिए। अब आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में सबसे पहले क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। सबसे पहले क्या कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैंने क्या ही करा हुआ है, ये थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा यहाँ पर। ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कैसे लिखेंगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पहला रिलेशन तो ये हो गया। ठीक, अब अगर मैं T को V के नीचे ले आऊँ तो दूसरा क्या आ जाएगा? V अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, दूसरा रिलेशन आ गया ये। ओके बच्चा, और जो तीसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन देखो क्या होगा। मान लो आपको कोई गैस दे दी, उसका आपको वॉल्यूम 1 दे दिया, टेम्परेचर 1 दे दिया, वॉल्यूम 2 दे दिया, टेम्परेचर 2 निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे? सीधा सीधा फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, देखो ये है ना, जैसे V अपॉन टी है तो ऐसे यहाँ पे V1 T अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 T2। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे P भी था तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिलेशन। समझे? गॉट इट? अब जैसे देखो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया,
चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब तीसरा लॉ आता है गैलुजैक लॉ, गैलुजैक लॉ। ठीक है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम। और ये कह रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो वो कह रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर ऑफ गैस के। सबसे पहले ये आ गया पहला रिलेशन। अब टी आ जाएगा पी के नीचे, तो ये हो जाएगा पी अपॉन टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब चलो बताओ इसका ऐसे वाला फॉर्मूला, जैसे हम P1 करते हैं ना, वैसे वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? अब जैसे देखो यहाँ पे V अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे P अपॉन टी कॉन्स्टेंट है। तो V अपॉन टी का क्या बना था? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। आपको पता है जितने भी आपको टेम्परेचर लेने हैं ना, जितने भी आपको टेम्परेचर लेने हैं वो आपको केल्विन में लेने हैं, नॉट सेल्सियस। ओके, केल्विन में लेने हैं, नॉट सेल्सियस। और वो केल्विन में कैसे लेते हैं वो मैं आपको भी सिखा दूंगा आगे। ठीक, फिर आता है ग्राम्स लॉ। इट स्टेट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये देखो, अब मान लो कोई गैस है, आपने उसे यहाँ पर लीक कर दिया पाइप से, तो वो पूरे चैम्बर में लीक हो जाएगी ना, इक्वली पूरे चैम्बर में लीक हो जाएगी ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ क्या बताता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट मतलब वो कितनी जल्दी पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे कंटेनर में। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस को मान लो हमने R से डिनोट कर दिया। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को ना ऐसे रो से निकालते हैं, पी से पी ऐसा सिंबल होता है रो। ठीक है, तो उसे डेंसिटी ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्या था ग्राम्स लॉ में? ग्राम्स लॉ में था इट स्टेट दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ओके, अब आता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस। देखो मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। ये लंबी चौड़ी सी लाइन है ना, सपोज करो एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें 4 गैसेज हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी और गैस डी। और ये जो है ना आपस में रिएक्टिव नहीं है, ये आपस में रिएक्टिव नहीं है, मतलब नॉन रिएक्टिव है ये सारी गैसेस, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, नॉन रिएक्टिव। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा इन चारों का, इन चारों का टोटल प्रेशर क्या होगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, पी टोटल लिखना है आपको। मतलब ए का प्रेशर जो होगा उसे बी का जोड़ दो, उसी में सी का जोड़ दो, उसी में डी का जोड़ दो। वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो होगा ना, हर गैस के प्रेशर को जोड़ के हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 गैसेस थी ना, तो चारों के प्रेशर को जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, देखो इट स्टेट दैट टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस is equals to sum of pressure exerted by each gas, sum of pressure exerted by each gas। समझे? ऐसे करना होता है। अब जैसे हम पहले केमिस्ट्री में पहले हमारा चैप्टर था ना स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन अब वो नहीं भी है तब भी हमें एक क्वेश्चन तो याद है ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे P होता है हमारा प्रेशर, V होता है हमारा वॉल्यूम, N होता है मोल्स, T होता है टेम्परेचर और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, अब जैसे देखो एक अब आगे आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी ना एक कांस्टेंट है
जैसे आर एक कांस्टेंट है ना, ऐसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ऐसे एक कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या कहता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट टू एवोगैड्रो नंबर, टू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर मैं बताता हूँ आपको। जब हम केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे हम लिखते हैं ना कि एक एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, तो हम लिखते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 आता है ना ये नंबर, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू भी आप याद कर लेना एवोगैड्रो की। अब देखो, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब पहले आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, आर अपॉन एन, आर अपॉन एन, ठीक है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, के से, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? ये, और के की वैल्यू होती है ये, ओके। चलिए जी, अब चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, कि भाई इस चीज़ों में आपको क्या क्या बताया गया है, इस चैप्टर की थ्योरी में क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन ना आपको स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं, कि मान लो आपको स्टेटमेंट दे दी, पूछ लिया कि कौन कौन से स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप बता दोगे, मतलब थोड़ा सा ना आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, या आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगी। याद क्या, आपने ये चीज़ें जानते हो, बस थोड़ा सा पॉलिश कर लो, ओके। गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्टली इलास्टिक। अब आप देखो, एक कंटेनर है, मेरा पेन क्यों बंद हो जाता है बार बार? और जैसे देखो, एक कंटेनर है, तो उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। तो वो कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के पास, विच आर परफेक्टली इलास्टिक स्फेयर्स। स्फेयर्स होते हैं जो कि परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, ओके। तो ये आप याद कर लेना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट। अब आप एक चीज़ बताओ, जो हमारी बहुत सारी गैसेज होती हैं ना, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेज हैं। अब हर गैस का साइज़ अगर सेम हो गया, हर गैस का साइज़ अगर सेम हो गया, तो जैसे हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले लेते हैं ना, तो ऐसे तो हम और गैसेस को भी लेने लग जाएंगे अगर साइज़ सेम हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत बात है। इसलिए साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट, हर उसका डिफरेंट साइज़ होता है, सेम साइज़ नहीं होता। अगर मान लो सबका सेम साइज़ हो गया, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेज अंदर ले लेंगे, ठीक। मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। अब मान लो एक कंटेनर हम फिर से लेंगे, इसमें मान लो हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब जैसे देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये दाएं जा रहा है, ये बाएं जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये रैंडम मोशन में रहता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, ये रैंडम मोशन में रहता है, ठीक है, ओके। और मॉलिक्यूल का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, आप तो जानती हो बहुत छोटा होता है, तभी तो हमें नहीं दिखते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, तभी तो हमें दिखाई नहीं देते वो। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये ना तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ना एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ये भागते रहते हैं इधर उधर, ये ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहाँ पर एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक वो होते हैं जहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, ओके। अब आता है मीन फ्री पाथ, हाँ। एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। हाँ चलो मैं बताता हूँ, फिर से एक कंटेनर ले लेते हैं, दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है।
मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इससे टकराया, इससे यहाँ पे टकराया, ठीक, तो यहाँ पे कॉलिजन होगी, कॉलिजन 1, ठीक है। अब ये टकराने के बाद मान लो टेढ़ा मेढ़ा चला गया, टेढ़ा मेढ़ा चला गया, और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, तो वो दूसरे से टक्कर खा गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉलिजन 2। अब कोलिजन 1 और 2 के बीच में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, कोलिजन 1 और 2 के बीच में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं उसका मीन फ्री पाथ, ठीक है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, मान लो फिर से बड़े में बताता हूँ, ये भी गैस मॉलिक्यूल है, ये भी गैस मॉलिक्यूल है, ये पहले इससे टक्कर खाया, ये वाला छोटा वाला इस वाले से टक्कर खाया, ठीक, पहले इसने इससे टक्कर खाई, फिर ये कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, इधर आ गया मान लो, ठीक है, यहाँ आके इसने दूसरे से टक्कर खाई, ठीक है। तो इन दोनों टक्कर के बीच में जो इसने ये डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों टक्करों के बीच में जो इनने डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ओके। तो आप लिख लो एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ओके। अब इस चैप्टर की ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मेन स्पीड। अब मान लो जो हम इस कंटेनर को फिर से इमेजिन करेंगे, ठीक। अब मान लो हमें कोई रीडिंग निकालनी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो एक चैम्बर के अंदर करो हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम सबकी वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते, हम सबकी वेलोसिटी तो निकाल नहीं सकते, तो ना हम उन सबकी एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। और जो मीन होता है ना, मीन, उसका मतलब ये होता है एवरेज, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो कहता है कि सपोज करो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मीन स्पीड कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल 1 की स्पीड जोड़ देंगे, मॉलिक्यूल 2 की स्पीड लेंगे, मॉलिक्यूल 3 की स्पीड लेंगे, ऐसे करते 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 हम सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड लेंगे Vn तक, ओके। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सबकी हम स्पीड ले लेंगे अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n से, तो हो जाएगी हमारी मीन स्पीड। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं कि टोटल को ऐड अप कर लो, उसके बाद जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दो, ओके। देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो हम सबकी इंडिविजुअल स्पीड नहीं निकाल सकते ना, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, हम सारे मॉलिक्यूल जितने भी है Vn तक, ठीक है, सबकी स्पीड को पहले ऐड करते हैं, फिर उसे n से डिवाइड कर देते हैं, सबकी स्पीड को पहले ऐड करते हैं, फिर उसे n से डिवाइड कर देते हैं, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आती है मीन स्क्वायर स्पीड, अब आते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। इस इन चीज़ों के लिए ना आप पीछे से स्टार्ट करो, पहले सबसे पीछे कौन सा वर्ड लिखा है, स्पीड, ठीक है, मीन स्क्वायर स्पीड। तो स्पीड तो हमने ऐसे भी लिख किया, तो आप पहले ऐसे लिख लो v1 प्लस v2, जैसे ऊपर लिखा है ना वैसे लिख लो, प्लस v3 vn तक की। अब देखो अभी हमने आखिरी वर्ड पढ़ा था, अब सेकंड लास्ट पढ़ो, क्या लिखा है, स्क्वायर, तो सबका कर दो ऊपर स्क्वायर, सबका कर दो ऊपर स्क्वायर, और फिर पूछा है मीन, तो मीन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से जो कि हमारा n होता है उससे कर दो डिवाइड। पहले उसने कहा स्पीड, तो स्पीड में हमने v1 v2 v3 vn तक सब लिख लिया, फिर हमने देखा सेकंड लास्ट वर्ड लिखा है स्क्वायर, तो हमने सबके ऊपर स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर लिखा है मीन, तो मीन के लिए हम उसे n से डिवाइड कर देते, हमने डिवाइड कर दिया, ओके। अब आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो अब देखो इसमें आखिरी वर्ड कौन सा है, स्पीड,
VRMS के लिए आखिरी वर्ड क्या है? स्पीड। तो पहले आप सबकी स्पीड लिख लो, VN तक की, ठीक। फिर उसने क्या बोला है? स्क्वायर, सबका कर दो स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला है? मीन, उसने कहा मीन कर दो। तो मीन में आपको क्या करना होता है? एन से डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक तो ये सेम टू सेम चला। इसके बाद ने क्या बोला है? रूट। तो यहाँ पे ऐसे करके रूट लगा दो, ये बन गया आपका फॉर्मूला। समझे? अगर आप पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे ना तो आप जल्दी से बना पाओगे। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब जैसे देखो प्रेशर, गैस का अगर हमें प्रेशर निकालना है तो उसके लिए भी एक रिलेशन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो उसका रिलेशन है 1/3 रो वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या है? ये पी नहीं है, रो है। ये जो रो है ये होती है डेंसिटी, और जो यहाँ पे वी स्क्वायर है ना, ये वेलोसिटी है। ओके, तो ये आपको रिलेशन याद ही करना पड़ेगा, ठीक। इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जहाँ तक है, 90% सवाल आएगा तो आएगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। ओके, प्रेशर वर्सेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक। और फिर आता है VRMS का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, VRMS का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, जो कि होता है √3RT/m। यहाँ पे T क्या है? T होता है टेम्परेचर, और M क्या है? M है हमारा मोलर मास, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये है इम्पॉर्टेंट। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, क्योंकि इस पे आपको ना न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है? √3RT/m, √3RT/m, √3RT/m होता है हमारा VRMS। ओके, √3RT/m होता है हमारा VRMS। ठीक। अब अगला रिलेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वो निकालते हैं हम, फॉर्मूला होता है 3/2 kT, ठीक है। अब ये वाला k क्या है? ये वाला k क्या है? ये k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमने पीछे लिखी थी ना, 1.38 × 10⁻23, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। ये रिलेशन हमारा इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT, 3/2 kT, 3/2 kT। यहाँ पे k क्या है? k है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। ओके, और RMS वाले का क्या फॉर्मूला था? जो RMS वाला था, इसका फॉर्मूला था 3RT/m, √3RT/m, √3RT/m, √3RT/m। ओके, ऐसे करके आप मतलब पढ़ सकते हो, ठीक। तो अभी आपने एक चीज़ देखे था, आपने पीछे देखा था मीन फ्री पाथ, देखा था ना, जिसमें हम देख रहे थे कि दो कॉलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं उसका मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो अब देखो मीन फ्री पाथ को ना हम लैम्डा से देखते हैं, और ये उसका एक फॉर्मूला है, ठीक। ये फॉर्मूले का आपको पहली बात तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन कभी कभी ना फॉर्मूला पूछा गया है, ये लगातार फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूले को याद ही करना पड़ेगा, मतलब एक बार देख लेना कैसे होता है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म, ठीक। ज़्यादा से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, अब यार देखो पहला क्वेश्चन क्या है? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये नीट का क्वेश्चन है, प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो हमने देखा था ना, प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या था? 2/3 E, 2/3 E, ठीक।
तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन यही है, तो लगा दो इसका आंसर ए। ठीक, ये सारे क्वेश्चन नीट के PYQ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है मीन फ्री पाथ इज डिटरमाइंड बाय। मीन फ्री पाथ इज डिटरमाइंड बाय, ये आपको 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। आप जैसे देखो ऊपर जो ये फॉर्मूला है 1/√2 n/d², क्या कोई है इनमें से? 1/√2 n/d है, ये d² होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ d है, तो ये तो गलत हो गया। 1/√2 n/d², 1/√2 n/d², तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे पता है जो d है, d का मतलब होता है डायामीटर। ठीक, द मीन फ्री पाथ फिर से इसी वाले की बात हो रही है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब जैसे देखो इन्होंने d को इन्होंने रेडियस में कर दिया, तो d क्या होता है? रेडियस का दुगना ही तो होता है डायमीटर। मान लो एक सर्कल है, तो ये उसका रेडियस होता है, और पूरा का पूरा जो होता है वो डायमीटर होता है। ये रेडियस होता है आधा, और पूरा होता है डायमीटर। तो डायमीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दुगना ऑफ रेडियस 2r। तो आप देखो डायमीटर जो है वो आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d², तो रेडियस भी इतना ही आएगा। तो रेडियस के लिए क्या आएगा? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर रेडियस आपस में होते तो लगभग एक ही चीज़ है ना, इसलिए ओके। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? अगर होगे तो आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको दोबारा से। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो देखो जो अर्थ एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर से निकलने की स्पीड इस क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने लिखी नहीं है, वो होती है 11200 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या गिवन कर दिया? देखो ये गिवन है, पहले ना आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका गिवन लिखो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा उसका गिवन लिखा करो, ओके? क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर इसने पूछा है टेम्परेचर पूछा है इसने हमसे, ठीक है, और इसने हमें मास दे रखा है। मास कितना है? 2.76 इंटू 10⁻26 kg। ठीक है, और ये कौन सी स्पीड थी? VRMS। और यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, तो VRMS और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन वाला फॉर्मूला होता था? पेज पलटो। VRMS और टेम्परेचर के लिए कौन सा रिलेशन हम देखते थे? √3RT अपॉन m, √3RT अपॉन m। तो यहाँ पे आप VRMS लिखोगे √3RT अपॉन m। VRMS की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 11200 इक्वल्स टू √3, R तो कांस्टेंट होता ही है, उसकी वैल्यू 0.08 होती है, ओके, तब वो डाल देना। टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है? आपको निकालना है टेम्परेचर, ठीक है, और मास कितना है? 2.76 इंटू 10⁻26। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका टेम्परेचर निकल जाएगा ना, तो आप टेम्परेचर निकाल लेना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन था, ये बहुत पहले दिया गया है, मतलब 14-15 नहीं, 14 या 15 में दिया गया है, तो तब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती थी, शायद 14 का ही है, तब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती थी। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा वो आपको, ओके, तो घबराना मत। आप आर की वैल्यू आप जानती है 0.08 या फिर 8.314, वो आपको यूनिट देख के डालनी है बस। चलो आगे चलते हैं। अब उसने पूछा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड लीड टू, ठीक है, देखो सबसे पहले ना आप ये देखो कि इसमें ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, ठीक, तो हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट ठीक हो, ठीक है, हो सकता है कि तीनों स्टेटमेंट ठीक हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, ये क्या देखा है? इंक्रीज इन इट्स मास। क्या मास कभी घट या बढ़ सकता है किसी चीज़ का? नहीं, ना तो वो घट सकता ना वो बढ़ सकता, तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले हो गई गलत। और अगर ये गलत हो गई
तो इसके साथ साथ ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गई। ठीक, अब जैसे देखो ये जो चीज़ होती है ना, तुक्के लगाने का काम आती है कि आपने एक स्टेटमेंट गलत कर दी तो ऑल ऑफ द अबव ऑलरेडी गलत हो गई। अब बचता है ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से। ठीक है, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। आप एक चीज़ बताओ, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं ना, पास पास तो नहीं होते, दूर दूर हो जाते हैं ना। ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, घटता थोड़ी है। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं ना, पास पास थोड़ी आते हैं। तो दूर हो जाने को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या दे रखा है? डिक्रीज। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है √3/2 kT। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ ठीक। अब क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज़ RMS वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो गैस वन, हमने पहले लिख लिया गैस वन। ठीक, उसकी हमें RMS कितनी दे रखी है? V1 की 200 मीटर पर सेकेंड, और उसका टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सेल्सियस अगर आपको दे रखा है तो उसमें अब अगर आप 273 ऐड कर दोगे तब वो केल्विन बन जाता है। सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो वो केल्विन बन जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 27 और 273 300 केल्विन। और इसका प्रेशर दे रखा है P1 10⁵। ऐसे ही हम लिखेंगे गैस 2 के लिए। गैस 2 का हमें B2 निकालना है और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 127 डिग्री सेल्सियस में। तो जब सेल्सियस को टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? +273। तो ये हो गया हमारा 400 केल्विन। 400 केल्विन, समझे? ठीक है, आप अगर गिवन लिख लोगे ना तो आपका क्वेश्चन वहीं समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक, अरे वो तो पिछले पेज पे चला गया, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ। V1 था हमारा 200 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर वन हमने केल्विन में कन्वर्ट करके 300 केल्विन था, और P1 था हमारा 10⁵। V2 हमको निकालना था, टेम्परेचर 2 था 400 केल्विन। तो देखो, अब आपको याद हो तो VRMS का फॉर्मूला क्या था? वो था √3RT/m, ये फॉर्मूला था। तो देखो अब हम पहले V1 का निकालेंगे। V1 के लिए निकालेंगे फॉर गैस 1। ओके, तो गैस 1 का V1 कितना है? 200। तो इसे यहाँ लिख लो, इक्वल्स टू 3 को 3 लिख दो, R को R लिख दो। T क्या है? 300 केल्विन। 300 केल्विन अपॉन m। ओके, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखो V2, तो यहाँ पे V2 तो हम ऐसे लिख देंगे V2, और उसमें क्या लिखेंगे? 3R, टेम्परेचर कितना है? 400 अपॉन m। अब जैसे देखो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ऊपर 200 आ जाएगा, नीचे V2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर फिर आप ये वाला लिखोगे 3R 300 अपॉन m इंटू, जब आप ये डिवाइड करते हो ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, m ऊपर चला जाता है। तो m 3R, बल्कि हम इतना बड़ा स्टेप ले क्यों रहे हैं? ये देखो, आप जैसे देखो 3R/m कांस्टेंट है, 3R/m कांस्टेंट है, तो ये आपस में ही कट जाएंगे। ठीक, अब इन्हें आपस में डिवाइड कर दो। ठीक,
तो हो जाएगा 200 अपॉन V2, ये हो जाएगा 300 अपॉन 400। ओके, आप क्या करोगे, अब आप लिख दो, देखो अब ये जो 2 0 से 2 0 काट लो पहले तो, और कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 200 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। V2 का स्क्वायर कितना होगा, V स्क्वायर, V2 स्क्वायर मतलब, और यहाँ पे से जो है जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करता है तो रूट हट जाता है, 3/4 बच जाएगा। ओके, तब वो कर देंगे, ठीक। अब जैसे देखो V2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 की इधर हो जाएगी, तो 1 2 3 4 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू V स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 16 1 2 3 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू V स्क्वायर। अब V स्क्वायर को सॉल्व करना है, अब V स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब आप बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 हमारा स्क्वायर होता है 4 का, 16 हमारा स्क्वायर होता है 4 का। तो 16 के लिए लिखो 4, और 4 0 है, तो 4 0 के आधे 0 कितने होते हैं, 2 0, 2 0 यहाँ लगा दो, अपॉन 3 के लिए क्या लिख देंगे, √3, ठीक है। तो ये आ जाएगा V। हमने स्टेप में क्या किया, स्टेप के बाद हमने इसका स्क्वायर को स्क्वायर रूट, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ऐसे करके रूट आ जाएगा ना, तो हमने रूट करके आंसर निकाल लिया है। ओके, अब अगर आपको मान लो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर से बता दूंगा आपको। बाकी इसी के साथ आपका एक और चैप्टर खत्म। थैंक यू।